नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेके है। एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भले ही HAL की तरफ से भी तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को बनाना शुरू कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसके लिए ऑफिशियल लेवल में फंडिंग शुरू नहीं किया गया था। और HAL के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर अभी उनको एडिशनल फंडिंग नहीं किया जाता है तो इस प्रोटोटाइप को बनाने के बाद तेजस MK2 की सेकंड प्रोटोटाइप को बनाने के लिए HAL के पास पैसे नहीं होने वाले। और कल मैंने आप सभी को बताया था कि इसके लिए अभी कैबिनेट कमेटी की तरफ से फंड्स को सैंक्शन करने की बात किया जा रहा था, जिसमें 10,000 करोड़ सैंक्शन होने वाले थे। अभी बताया जा रहा है कि आज फाइनली कैबिनेट कमेटी की तरफ से इसको अप्रूव कर दिया गया। इसके बारे में बात करते हुए ADA के डायरेक्टर गिरीश देवधर ने बताया है कि अभी 2027 तक तेजस MK2 को पूरी तरीके से तैयार करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी जो फंड्स अप्रूव किया जा रहा है उनको तेजस MK2 की 2 इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाने के लिए और टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसकी पहली प्रोटोटाइप की बात करें तो इसको इसी साल के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसकी टेस्ट फ्लाइट को शायद अगले साल से शुरू किया जाएगा। DRDO के मुताबिक एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में तेजस MK2 को रफाल के स्टैंडर्ड का फाइटर कहा जा सकता है, बस इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रफाल के मुकाबले कम रहने वाला है। अभी इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से तेजस MK2 में एक इंडिजिनस इंजन का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें अभी के लिए सिर्फ इसकी प्रोटोटाइप को बनाने के लिए और इनिशियल प्रोडक्शंस को बनाने के लिए इंपोर्टेड जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आगे चल के इसमें सिर्फ इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सभी डेवलपमेंट एजेंसी को नोटिस कर दिया गया है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे नेवी में आने वाले 4 तारीख को ही हमारी दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा। अब जैसे कि इनिशियली हमारे पास INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट फाइटर जेट मौजूद नहीं है और इसमें बस अभी 12 MiG-29 के फाइटर जेट को डिप्लॉय किया जाएगा और आगे चल के इसमें सीधे तौर पर हम लोग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के ऑपरेट करने वाले, क्योंकि इसकी लिफ्ट की साइज की वजह से इसमें रफाल M को तो ऑपरेट करना अभी संभव नहीं होगा। और F-18 की बात करें तो इसको जैसे तैसे यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये टेंडर फाइनल नहीं होता है तब तक हमारे पास बोथ विक्रमादित्य में और विक्रांत में सिर्फ MiG-29 को ऑपरेट करने का ऑप्शन बचा हुआ है। लेकिन अभी हमारे पास सफिशिएंट नंबर में यहाँ पे एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, इसलिए INS विक्रांत में फाइटर जेट की शॉर्टेज हमको देखने को मिलने वाला है। तो इसी बात को देखते हुए AD की तरफ से जल्दी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ही डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें आगे चल के सीधे तौर पर ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डिप्लॉय किया जाने वाला है। और इसी वजह से अभी 2023 के अंदर ही ADA की तरफ से और इंडियन नेवी की तरफ से इसके लिए अप्रूवल को सैंक्शन करने की कोशिश किया जा रहा है। ADA के मुताबिक अभी इसकी इनिशियल डेवलपमेंट के लिए करीब 13,000 करोड़ की जरूरत पड़ने वाला है और जल्दी अगर इसके लिए फंड्स को एलोकेट कर दिया जाता है तो इसके प्रिलिमिनरी डिजाइन को कंप्लीट करके 2024 से 2025 के अंदर इसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद 2026 में इसकी मॉडल कटिंग को शुरू करके इसकी पहली प्रोटोटाइप को ही 1 साल के अंदर तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद 2027 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने का रखा गया। अब AD के मुताबिक इसको हमारे बाकी किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले जल्दी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो एवियोनिक्स सिस्टम होने वाला है, इसमें रडार होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होने वाला है, वो सभी के सभी MK के साथ सिमिलर होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो ये MK के स्टैंडर्ड का ही फाइटर होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक लो ऑब्जर्वेबल 4.5 जनरेशन का फाइटर होगा, जबकि MK हमारा 5th जनरेशन फाइटर होने वाला। तो इसी वजह से हमें बस इसकी ओवरऑल डिजाइन को लेके ही काम करना बाकी है, जबकि बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एवियोनिक्स सिस्टम की बात करें तो हमें इसके लिए सेपरेट सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो 2026 से 2027 के बीच इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करके AD की तरफ से 2030 से 2032 के बीच इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है और नेवी की तरफ से इनिशियली इसकी 45 यूनिट को खरीदने का प्लान भी किया जा रहा है और सेकंड फेज में एडिशनल ऑर्डर करने की बात किया जा रहा है। लेकिन जो सेकंड फेज होगा उसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की Mark II वर्जन को खरीदा जाएगा, जो कि शायद एक 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है। अगला अपडेट UAVs को लेके। मॉडर्न वॉरफेयर में UAVs एक मेजर रोल को प्ले करते हैं, चाहे वो सर्विलेंस हो जाए, स्ट्राइक हो जाए। आजकल UAVs की मदद से हम कोई भी मिशन को कर सकते हैं, जिनको करने के लिए पहले ह्यूमन पायलट की जरूरत पड़ता था। वैसे अभी भी UAVs को ऑपरेट करने के लिए हमको ह्यूमन पायलट की जरूरत पड़ता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारे पायलट्स को अपनी जान को जोखिम में डालकर दुश्मन के एरिया में जाना नहीं पड़ता है। वैसे पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के अलावा
और यहाँ तक कि नेवी में भी मल्टीपल यूएवीज को इंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स से 30 प्रेडेटर ड्रोन को भी खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको पहले होल्ड पर रखने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी ये क्लैरिफाई किया जा चुका है कि वो डील अभी आगे बढ़ने वाला है, जिसमें 30 ड्रोन को खरीदा जाएगा और इस 30 ड्रोन को हमारे तीनों सर्विस में 10-10 करके डिवाइड कर दिया जाएगा। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से मीडिया को दिए गए एक स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी फ्लीट में करीब 127 मेल कैटेगरी यूएवीज को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो 127 यूएवीज को अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, सभी के सभी इंडिजिनस यूएवी होने वाले। अब यहाँ पर उन्होंने एकदम से ये तो नहीं बताया कि इसके अंदर कौन से इंडिजिनस यूएवी को सिलेक्ट किया गया या फिर इसको इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन शायद उनका इशारा तापस या रुस्तम 2 ड्रोन की तरफ था, क्योंकि रिसेंटली इसकी सभी टेस्ट को कंप्लीट किया गया था और अब इसके 16 LSP यूनिट यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा भी आर्चर सीरीज की यूएवी को भी टेस्ट करना शुरू किया जा चुका है, जिसे आगे चल के हमारे आर्मी में या फिर एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। अगला अपडेट चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लेके, और कल इसको लेके एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि यूएस आर्मी की तरफ से अपनी पूरी चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया गया। अब यूएस आर्मी चिनूक हेलीकॉप्टर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऑपरेटर है। अब जब अचानक से यूएस आर्मी की तरफ से ही इनको ग्राउंडेड कर दिया जा रहा है तो एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि भारत की तरफ से भी चिनूक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया जा रहा है और अभी हम करीब 15 चिनूक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे कि यूएस की तरफ से अपनी करीब 400 के आसपास चिनूक हेलीकॉप्टर को अचानक से ग्राउंडेड करने का फैसला किया गया, तो इससे भारत भी थोड़ी चिंता में आ गया था और फिर भारत की तरफ से बोइंग को इसको लेके एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया था कि आखिर किस वजह से यूएस आर्मी की तरफ से अपनी चिनूक हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट सामने आया तो भारत को भी अपने ऑपरेट हो रहे चिनूक हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड करना पड़ेगा। अब ऐसे में कल तो इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया था, लेकिन आज पता चला है कि बोइंग की तरफ से अभी इसका जवाब भारत को दिया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की क्वेरी को बताते हुए बोइंग का यह कहना है कि जिन चिनूक हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया गया था उनके साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है और अभी चिनूक हेलीकॉप्टर में कोई भी मेजर इश्यू सामने नहीं आया है। इनिशियली यूएस आर्मी की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर्स की इंजन में आग लगने की इश्यू को लेकर इनको ग्राउंडेड करने का फैसला लिया गया था और अभी बोइंग की तरफ से बताया जा रहा है कि आग इंजन में खराबी होने की वजह से नहीं लगा था, बल्कि फ्यूल लीक होने की वजह से इसमें आग लग गया था, जो कि कोई मेजर इशू नहीं था और इस वजह से भारत को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है और भारत बिना कोई चिंता के अपने चिनूक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर सकता है। अब वैसे भी देखा जाए तो भारत की तरफ से अपनी चिनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जा चुका है, तो इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतरीन पाया गया है। लेकिन सवाल इस वजह से खड़ा हो गया था क्योंकि अगर किसी एक हेलीकॉप्टर में कोई दिक्कत आता है तो आखिर किस वजह से यूएस आर्मी की तरफ से अपनी सभी की सभी चिनूक हेलीकॉप्टर को वहां पे ग्राउंडेड करने का फैसला किया गया था। अभी तक इसको लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट को इश्यू नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल हमारे सभी चिनूक हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी जी की तरफ से रिसेंटली बताया गया था कि भारत की तरफ से अभी स्पेशली चाइना से लगे हुए बॉर्डर एरिया में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को और मल्टीपल हेलीपैड्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ के मुताबिक चाइना को काउंटर करने के लिए अभी मेनली ईस्टर्न लद्दाख रीजन में और अरुणाचल प्रदेश के रीजन में और ज्यादा सर्वेलेंस और इंटेल गैदरिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है और साथ ही इसी रीजन में हमें बेहतर सरफेस टू मिसाइल सिस्टम को भी डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन में हमें सबसे पहले लॉजिस्टिक और सपोर्ट को मेंटेन करने की जरूरत पड़ने वाला है और इसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना सबसे जरूरी होने वाला है। अब नए हेलीपैड्स को इस वजह से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत ही जवानों को वेपन्स को या फिर कोई लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम को यहाँ पे एयरलिफ्ट किया जा सके और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को भी ऐसे काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हम कम समय के अंदर ही हमारे ट्रूप्स को, वेपन्स को या फिर कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट को बॉर्डर के करीब आसानी से पहुंचा सकते। इसके अलावा अभी हमारे एग्जिस्टिंग MiH-17 हेलीकॉप्टर को भी जल्दी से जल्दी अपग्रेड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा जा रहा है और 127 मेल कैटेगरी की यूएवीज को भी इसी वजह से जल्दी एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है, ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब जो रीजन मौजूद है और स्पेशली चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर रीजन है उस पर बेहतर निगरानी रखा जा सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।